बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 41 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें वही हमारे पास मेमोरी वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डी रैम की बात कर रहे थे, मतलब डायनामिक रैम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे डायनामिक रैम का रीड एंड राइट साइकिल जो है वो बयान किया जा रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले डी रैम का रीड साइकिल बताया जा रहा है कि सबसे पहले वही सेम बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि सबसे पहले हम जो है एक वैलिड एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। इस वैलिड एड्रेस के अंदर जो है वो सबसे पहले हम रो का एड्रेस बताएंगे और फिर कॉलम का एड्रेस बताएंगे। और इस रो और कॉलम के एड्रेस का एक स्पेसिफिक टाइम होगा और उस टाइम के अंदर हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमने रो का एड्रेस बताया होगा उसके लिए भी यहाँ पे हम जीरो प्रोवाइड जीरो का सिग्नल देंगे, मतलब RAS का जीरो सिग्नल देंगे। जैसे ही RAS का जीरो सिग्नल देंगे तो ये जो रो एड्रेस है ये हमारे पास रो एड्रेस रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे ही हम कॉलम का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो फ़ौरन से हम यहाँ पे जो CES वाला सिग्नल है इसको ज़ीरो कर देंगे। जैसे ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि ये जो भी यहाँ पे कॉलम एड्रेस आ रहा होगा वो हमारे पास कॉलम एड्रेस रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे ही हम रीड या राइट के लिए हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, अगर तो हमने रीड करना डाटा तो हम यहाँ पे 1 का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और अगर हमने डाटा राइट करना है तो हम यहाँ पे जो है वो 0 सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। अब चूँकि हमने यहाँ पे डाटा रीड करना था तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, 1, मतलब रीड का। तो रीड के लिए हमने यहाँ पे 1 प्रोवाइड करना है। तो जैसे दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं, ये देखो हमने रीड के सिग्नल के लिए यहाँ पे 1 का जो सिग्नल है वो प्रोवाइड किया। तो फ़ौरन से हमने जो डाटा रीड करना था, मतलब जो भी हमने रो और कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था उस वाले सेल से हमारा डाटा जो रीड होके वो हमें यहाँ पे वैलिड डाटा की जगह पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों सेम एज़ इट इज़ जो है वो राइट साइकिल भी है डी रैम के अंदर। सेम वही तरीका कि सबसे पहले हम रो का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, फिर कॉलम का एड्रेस। रो का एड्रेस जब हम प्रोवाइड करेंगे तब हम RAS की वैल्यू जो है वो उसके लिए 0 का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो रो का एड्रेस है वो जाके हमारे रो जो एड्रेस का रजिस्टर है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद CES का जो हम 0 सिग्नल जब प्रोवाइड करेंगे वो कब होगा, जब हम कॉलम का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कॉलम का एड्रेस आएगा तो फ़ौरन से ये जो जब CES का सिग्नल 0 आएगा तो ये जो कॉलम का एड्रेस है ये जाके कॉलम एड्रेस रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बताएँगे कि हमने जो डाटा रीड करना है या राइट करना है, उसके लिए हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो हमने चूँकि डाटा यहाँ पे राइट करना है तो हम यहाँ पे जो राइट के लिए 0 सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारा जो सिग्नल है वो 0 का प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब है हमने डाटा यहाँ पे राइट करना है। जैसे हम 0 का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो फ़ौरन से हमने जो भी यहाँ पे डाटा डाटा लाइन के ऊपर डाटा इनपुट लाइन्स के ऊपर प्रोवाइड किया होगा वो डाटा यहाँ पे उस सेल के अंदर जाके राइट हो जाएगा, जो जिस सेल का हमने रो और कॉलम एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट किया था अभी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है फास्ट पेज मोड। अब ये फास्ट पेज मोड क्या होता है दोस्तों? फास्ट पेज मोड ये होता है कि एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर हम बहुत ही फास्टली अपना डाटा जो है वो रीड या राइट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हमारे पास इस तरह से डिफरेंट रोज होती हैं और डिफरेंट रोज के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं कलेक्टिवली। मान लो ये हमारे पास एक रो है, ठीक है, एक रो नंबर 1 है। ये फर्ज करते हैं कि रो नंबर 1 है और इस रो के अंदर डिफरेंट कलेक्टिवली जो है वो डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब आपको पता है दोस्तों जो हम डाटा स्टोर करते हैं ना वो कंसेक्टिवली स्टोर करते हैं। मतलब मान लो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर 8 बिट्स थी, तो वो उसमें से पहली बिट जो है पहले कॉलम में इसी फर्स्ट रो के पहले कॉलम में स्टोर होगी, फिर देन उसके बाद सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, फिर फोर्थ कॉलम में एंड फिफ्थ कॉलम में। इस तरह जो कंसेक्टिवली हमारी एक ही रो के अंदर हमारा सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। जब एक रो कंप्लीट होगी फिर उसके बाद सेकंड रो में जाके इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। अब दोस्तों हमें इस बात का पता है कि हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो कंसेक्टिवली सेल्स के अंदर जाके स्टोर होता है। ऐसा नहीं है मतलब एक डाटा यहाँ पे स्टोर हुआ फिर दूसरा डाटा यहाँ स्टोर हुआ फिर तीसरा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर डाटा कंसेक्टिवली जाके सेम सेल्स के अंदर स्टोर हो रहा है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे अगर आप गौर करो तो रो हमारी देखो सेम है। रो क्या है? सेम है, सिर्फ सेल्स जो है वो डिफरेंट है, मतलब कॉलम डिफरेंट है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे सिर्फ रो का एड्रेस एक दफ़ा बता दें और उसके बाद बस कॉलम का एड्रेस चेंज करते जाएं तो हम इजीली अपना सारा डाटा जो है फेच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, हम प्रीवियस प्रोसेस में क्या कर रहे थे कि हमने जब भी डाटा राइट या रीड करना तो हम बार बार यहाँ एक दफ़ा पहले रो का एड्रेस देते थे फिर बाद में कॉलम का एड्रेस देते थे। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर हम ऐसा कर लें कि हमें पता है कि हमारा डाटा जो है वो कंसेक्टिवली स्टोर हो रहा है जिसमें रो जो है वो सेम रहती है, सिर्फ कॉलम चेंज होती हैं। तो हमने यहाँ पे फिर क्या किया, हमने एक न्यू ट्रिक अप्लाई की कि हमने एक दफ़ा रो का एड्रेस दे दिया। अब मान लो हमने कहा रो का एड्रेस है 1, मतलब रो नंबर 1 से डाटा फेच करना है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एक दफ़ा रो का एड्रेस बता दिया, अब क्या होगा नेक्स्ट आप सिर्फ कॉलम का एड्रेस बताते जाओ। मतलब कॉलम का एड्रेस कॉलम नंबर 1 फिर कॉलम नंबर 2 फिर कॉलम नंबर 3 अप टू कॉलम नंबर n तक आप जो है सिर्फ एड्रेस बताते जाओ। तो क्या होगा, उसी सेम रो के अंदर जितने कॉलम्स होंगे उन सारे कॉलम्स का डाटा जो है फेच होता जाएगा। और उन कॉलम जिस कॉलम में आपने डाटा रीड करना होगा वहाँ पे डाटा रीड हो जाएगा, जहाँ से डाटा राइट करना होगा वहाँ से डाटा राइट हो जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये देखिए आपका नीचे
रीड एंड राइट की जो सिग्नल है ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका रीड का सिग्नल जो रीड राइट का जो सिग्नल है वो 1 होगा, तो आपके इस करंट सेल के अंदर जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किया उसके अंदर डाटा जाके रीड उससे डाटा रीड होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पे रीड राइट सिग्नल का जो सिग्नल है वो जब फिर 1 अप्लाई करोगे, इसका मतलब फिर आपने डाटा क्या करना है, राइट करना है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो सिग्नल है रीड राइट का, ये किस लिए है, ये है जनाब आपके राइटिंग मोड के लिए। देखिए ये सिग्नल क्या, 0 का सिग्नल है, यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अपना डाटा जो है वो राइट करना है। क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों इसका फ़ायदा है। फास्ट पेज जो मोड है, इसमें हमारे पास जो एडवांटेज है वो ये होता है कि हमारी जो रीड और राइट का ऑपरेशन है वो बहुत ही फास्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमारा डाटा जो है कंसेक्युटिवली स्टोर हो रहा है। लिहाजा हम एक ही दफ़ा सिर्फ रो एड्रेस बता देते हैं और उसके बाद फिर कॉलम एड्रेस को सिर्फ चेंज करते रहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास बर्स्ट रिफ्रेश एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश। अब दोस्तों ये रिफ्रेश की 2 टाइप्स हैं। जो डीरैम में हम यूज़ करते हैं, आपको पता है डीरैम के अंदर हमारा जो डाटा है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। और हमें हमें हमने हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया हुआ है कि आपको पता है कि डीरैम के अंदर जब डाटा हमारे पास कैपेसिटर में स्टोर होता है, तो उस कैपेसिटर के थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमें उस कैपेसिटर में डाटा परमानेंट सेव करने के लिए उस कैपेसिटर को बार-बार रिफ्रेश सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है? तो उसके लिए दोस्तों रिफ्रेश सिग्नल 2 तरह के हो सकते हैं, या तो बर्स्ट रिफ्रेश हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश हो सकता है। अब इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बर्स्ट रिफ्रेश है ना, ये आपकी डीरैम के अंदर जितनी भी टोटल रोज़ हैं, तमाम की तमाम रोज़ को एक ही दफ़ा जो है वो क्या कर देता है? रिफ्रेश कर देता है। ठीक है? जबकि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव जो रिफ्रेश है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उन रोज़ को रिफ्रेश किया जाता है जिन रोज़ पे अभी करंटली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा रहा। मान लो आपके पास 3 रो हैं जिनमें रो नंबर 2 के ऊपर अभी फिलहाल रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश है ना, ये क्या करेगा, ये रो नंबर 2 को छोड़ देगा, बाकी जो रो नंबर 1 और रो नंबर 3 है ना, उसको सिर्फ रिफ्रेश करेगा। जबकि जो बर्स्ट रिफ्रेश है ना, ये क्या करेगा, ये जनाब जिस रो पे काम हो रहा है, मतलब जिस रो पे आप रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर भी रहे हो ना, उसको भी साथ रिफ्रेश कर देगा। तो मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस है कि बर्स्ट रिफ्रेश तमाम की तमाम रोज़ को एक दफ़ा रिफ्रेश करता है, वो वेट नहीं करता किसी भी ऑपरेशन का। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश है, ये क्या करता है, ये उन रोज़ को छोड़ देता है जिन रोज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है रीड या राइट का, उन रोज़ को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग रोज़ बचती हैं उनको रिफ्रेश करता है। और एक और चीज़, जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश जो है रिफ्रेश कर देता है बाकी रिमेनिंग रोज़ को, तो जो बाकी रोज़ जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था ना, वो जो बच गई थी, जिनको अभी अभी इसने रिफ्रेश नहीं किया, तो जब उनके ऊपर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर उनको भी ये रिफ्रेश कर देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको छोड़ दिया, उनको रिफ्रेश किया ही नहीं है, नहीं। वो रोज़ जिन पे काम अभी फ़िलहाल हो रहा था, उनको इसने फ़िलहाल के लिए आर्ज़ी तौर पर स्किप कर दिया। लेकिन जैसे ही उन रोज़ जिनके ऊपर ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो रहा था रीड या राइट का, जैसे ही उनके ऊपर ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश जो है वो उन रोज़ को भी रिफ्रेश कर देगा। और एक और चीज़ दोस्तों इन दोनों में, वो ये है कि जो बर्स्ट रिफ्रेश है ना, इसके अंदर आपका जब तमाम रोज़ रिफ्रेश हो रही होती है ना, उस दौरान आपका कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो डीरैम है इसके अंदर जनाब तमाम आपके रीड और राइट जो ऑपरेशंस हैं, वो फ़िलहाल के लिए क्या कर देती हैं, फ़िलहाल के लिए पेंडिंग में डाल देता है। मतलब उसको जो है ना वो नॉट बी एक्सेस्ड, मतलब उनको एक्सेस नहीं किया जा रहा होता जब हमारे पास बर्स्ट रिफ्रेश हो रहा होता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्रेश है, ये रिफ्रेश कर भी रहा, साथ-साथ रिफ्रेश कर रहा होता है और साथ-साथ हमारा जो रीड और राइट का नॉर्मल ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म हो रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है DRAM हैविंग अ रिफ्रेश साइकिल फॉर 8 मिलीसेकंड, मतलब जो हमारे पास दोस्तों बर्स्ट रिफ्रेश है, इसके अंदर हर 8 मिलीसेकंड के बाद हमारी जो मेमोरी है वो पूरी कंप्लीट जो है वो रिफ्रेश होती है उसकी तमाम की तमाम रोज़। जबकि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव मोड है, डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश है, उसमें क्या होता है, उसमें हर 8 मिलीसेकंड के लिए हमारी जो DRAM है उसको रिफ्रेश किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगल रो की बात करो तो उसमें 7.8 माइक्रो सेकंड के लिए, मतलब 7.8 माइक्रो सेकंड जो अब लगते हैं एक रो को रिफ्रेश करने के लिए। मतलब हर 7.8 माइक्रो सेकंड के बाद एक सिंगल रो जो है वो रिफ्रेश की जाती है किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव मोड के अंदर। लेकिन जो बर्स्ट मोड है उसमें हर 8 मिली सेकंड के बाद तमाम मेमोरी की तमाम रोज़ को जो है रिफ्रेश किया जाता है। तो ये जो डिफरेंस बताया, इनके डिफरेंस को आपने याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास रिफ्रेश करने की 2 ना में टाइप्स होती हैं। जब हम रिफ्रेश साइकिल परफॉर्म कर रहे होते हैं ना बर्स्ट के साथ या डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्रेश के साथ, तब हमारे पास रिफ्रेश करने की 2 टाइप्स होती हैं। उनमें एक है आरएएस ओनली रिफ्रेश और दूसरा है कैश बिफोर आरएएस रिफ्रेश। अब इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आरएएस ओनली रिफ्रेश है ना, इसमें हम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए एक एक्सटर्नल काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो सीएस बिफोर आरएएस रिफ्रेश है ना, इसमें जब हम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं ना, तो उसके लिए हम इंटरनल रिफ्रेश काउंटर का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये बस इन दोनों में अपने डिफरेंस याद रखना है कि RAS ओनली रिफ्रेश के अंदर जब हम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करें तो उसके लिए एक्सटर्नल काउंटर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरे है टाइप इसकी CAS बिफोर RAS रिफ्रेश, इसमें इंटरनल रिफ्रेश जो हमारे पास काउंटर है वो उसके थ्रू हम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी टाइप्स ऑफ डी रैम। दोस्तों आपको पता है डी रैम मतलब डायनामिक रैम जो हमने पढ़ी हुई है पीछे, उस डायनामिक रैम की ना डिफरेंट रहता है हमारे पास सीवरल टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप का नाम है फास्ट पेज मोड डी रैम, दूसरी टाइप का नाम है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डी रैम, और तीसरी का नाम है सिंक्रोनस डी रैम। अब इन दोनों तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट दोस्तों टाइप है ना डी रैम की, उसका नाम है फास्ट पेज मोड डी रैम। अब ये फास्ट पेज मोड डी रैम आपने ऑलरेडी अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हो, जिसमें मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि जिसमें हम सिर्फ एक ही दफ़ा रो का एड्रेस बताते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ कॉलम एड्रेस चेंज करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जो डाटा है वो रीड या राइट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डी रैम। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। फास्ट पेज मोड डी रैम और एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डी रैम सेम दोनों काम करते हैं, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है वो हम डायग्राम से जाके देखते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। ये देखें ज़रा, ये है दोस्तों आपका फास्ट पेज मोड डी रैम, जिसमें आपको मैंने सिखाया था कि सिर्फ एक ही दफ़ा आप रो एड्रेस प्रोवाइड करते हो और उसके बाद सिर्फ कॉलम एड्रेस आप चेंज करते रहते हो, तो आपका जो डाटा है वो रीड या राइट होता रहता है। लेकिन लेकिन दोस्तों अगर आप इस फास्ट पेज मोड डी रैम के अंदर देखो ना, तो यहाँ पे देखो आपका जो डाटा अगर मान लो रीड हुआ ना, तो ये देखो इतने टाइम के लिए रीड हुआ, रीड होने के बाद दरमियान में देखो डिले आ गया, कुछ डिले आया। डिले आने के बाद फिर नेक्स्ट आपका डाटा जो है वो जो भी रीड होना था या राइट होना था वो हुआ, फिर थोड़ा दरमियान में क्या आ गया, डिले आ गया। लेकिन दोस्तों जो दूसरा आपका ना एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड डाटा मोड वाला, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो डिले है ना, ये डिले नहीं आता। मतलब अगर मान लो आपका डाटा रीड हो रहा है ना, तो वो कंटिन्यूअसली रीड होगा अनटिल जब तक नई आउटपुट नहीं आ जाती। मतलब जब तक नया कोई ऑपरेशन नहीं ना आ जाएगा, तब तक ये अनटिल जो है ना ये डाटा अगर रीड हो रहा है तो रीड होता रहेगा कंटिन्यूअसली, और अगर डाटा राइट हो रहा है तो कंटिन्यूअसली राइट होता रहेगा। अब यहाँ पे मान लो ये रीड होना स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, तो ये कंटिन्यूअसली अनटिल रीड होता रहेगा जब तक आपके पास नया राइट ऑपरेशन या नया रीड ऑपरेशन आ नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जो आपने फास्ट पेज मोड पढ़ा इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस आपका डाटा एक दफ़ा रीड या राइट हुआ, उसके बाद कुछ देर का डिले आ गया, फिर उसके बाद नया ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होना था वो आया। लेकिन ये जो डिले है ये हमारा एक्सटेंडेड डाटा के अंदर रिमूव कर दिया जाता है, कि मतलब हमारा जो डाटा अगर रीड हो रहा है या राइट हो रहा है वो कंटिन्यूसली रीड या राइट होगा अनटिल जब तक कोई नया ऑपरेशन रीड या राइट का नहीं परफॉर्म हो रहा। क्लियर हो गया? तो ये इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस था कि फास्ट पेज मोड डी रैम के अंदर डिले हो सकता है आउटपुट के अंदर, और जो एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डी रैम है उसके अंदर डिले नहीं होता, उसमें कंटिन्यूसली हमारा डाटा जो है वो रीड या राइट होता है तब तक जब तक हमारे पास कोई नया जो ऑपरेशन है वो नहीं आ जाता। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास सिंक्रोनस डी रैम। सिंक्रोनस डी रैम सिर्फ दोस्तों ये होती है कि एक ऐसी डी रैम जिसके अंदर हमारा जो डाटा है, जो हमारे पास ऑपरेशन है, जो हमने रीड या राइट करना है, वो हमारे क्लॉक पल्स के थ्रू जो है वो या क्लॉक सिग्नल के थ्रू जो है वो वर्क करता है, जिसको हम सिंक्रोनस डी रैम कहते हैं। बस ये इसका ये कंसेप्ट है, बाकी सारा वही वही सेम चीज़ जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट रोम। रोम यहाँ यहाँ तक आपकी जो रैम की चीज़ें थी वो दोस्तों कंप्लीट हुई, मतलब रैम आपने पढ़ ली, उसके बाद रैम के अंदर आपने उसकी टाइप्स पढ़ी, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रोम की। तो रोम दोस्तों को आपको ऑलरेडी पता है, रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा सिर्फ आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। दूसरा आपने रोम के बारे में ये भी पढ़ा कि इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है ना, लाइक जैसे बूट अप सेटअप हो गया या इस तरह की मेन जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हम इस रोम के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। उसके बाद आपने ये पढ़ा था कि रोम जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें हमारा डाटा जो है वो परमानेंट सेव रहता है, चाहे इसको आप पावर सप्लाई से प्लग ऑफ भी कर दो, फिर भी हमारा जो डाटा है वो रोम के अंदर यानी रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो है परमानेंटली सेव रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वो टाइप्स ऑफ रोम की बात कर रहा है कि हमारे पास जो रोम्स होती हैं, मतलब रीड ओनली मेमोरी होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे मास्क रोम होती है, दूसरी का नाम है पी रोम, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है ई पी रोम। ई पी रोम मीन अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। आगे नेक्स्ट दोस्तों ई पी रोम की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं यूवी ई पी रोम और एक को हम कहते हैं ई पी रोम। तो ये दो जो टाइप्स हैं ना, यूवी ई पी रोम और ई पी पी रोम, ये दोनों रोम जो है वो किसकी टाइप्स हैं, ई पी रोम की। और ई पी रोम जो है ये टाइप है किसकी, रोम की। तो रोम की मेन टाइप्स तीन है सिर्फ, कौन कौन सी, मास्क रोम, पी रोम और ईपी रोम। ये तीन मेन टाइप्स हैं किसकी, रोम की। आगे जो आपके पास ये जो ना ईपी रोम आगे उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, यूवी ईपी रोम और ईपी रोम। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं इनके क्या क्या मकसद है। सबसे पहले दोस्तों हमारे जो पहली टाइप है ना
रोम की, उसका नाम है मास्क रोम। अब ये मास्क रोम कौन सी होती है? डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब अगर है मास्क रोम एक ऐसी रोम होती है जिसके अंदर डाटा जो है वो जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ना, जब बनाया जाता है, तब ही सिर्फ एक ही दफ़ा परमानेंट सेव कर दिया जाता है, मतलब राइट कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा कभी ज़िंदगी में इसके अंदर आप डाटा राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दोस्तों दूसरी जो टाइप है उसका नाम है पी रोम। पी रोम का मत स्टैंड फॉर है प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये बेसिकली एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा सिर्फ एक टाइम ही आप सिर्फ जो है राइट कर सकते हो, लेकिन इसमें डाटा जो है आप अपनी मर्जी से राइट करते हो। मतलब जो इसका यूज़र है ना, जिसने इसको यूज़ करना है, वो अपनी मर्ज़ी से इसमें डाटा जो है वो राइट करता है। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें जब यूज़र ने एक दफ़ा डाटा अपनी मर्ज़ी का राइट कर लेना, उसके बाद पी-रोम के अंदर दोबारा डाटा आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, मतलब दोबारा राइट नहीं कर सकते। तो ये इन दोनों में, मास्क रोम में और पी-रोम में सिर्फ छोटा-सा डिफ़रेंस ये है कि मास्क रोम में सिर्फ एक दफ़ा डाटा राइट होता है और पी-रोम में भी सिर्फ एक दफ़ा डाटा ही राइट होता है। और दोनों में डिफ़रेंस सिर्फ ये है कि मास्क रोम जो होती है, इसमें डाटा डाटा जो राइट होता है वो मैन्युफैक्चर कंपनी खुद करती है, और जो पी-रोम होती है, इसमें डाटा जो राइट होता है एक दफ़ा, वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से डाटा जो है वो राइट करता है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट आ जाती है तीसरी टाइप, जिसका नाम है ईपीरोम। ईपीरोम मीन अरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका कंप्लीट स्टैंड फॉर है। अब ईपीरोम दोस्तों एक ऐसी रोम को कहा जाता है जिसके अंदर आप डाटा जो है जितनी दफ़ा चाहो आप जो है बार-बार रीप्रोग्राम कर सकते हो। मतलब एक दफ़ा राइट किया, फिर उसको रेज़ कर दिया, फिर राइट किया, फिर अरेज़ कर दिया, फिर राइट किया, फिर अरेज़ कर दिया। मतलब जितनी दफ़ा आप चाहो इस ईपीरोम के अंदर डाटा जो है वो बार-बार राइट भी कर सकते हो और इसमें डाटा जो है वो रीड भी कर सकते हो। इसमें डाटा राइट नहीं, बेसिकली आप इसको कह सकते हो, आप इसको ऐसे कह सकते हो रीप्रोग्राम, मतलब इसको दोबारा से रीप्रोग्राम करना है। इसमें डाटा डाटा दोबारा से स्टोर कर दोबारा आप बार-बार कर सकते हो। ठीक है? तो ये ईपीरोम होती है। अब ईपीरोम की जो आपने 2 टाइप पढ़ी ना, उस ए एक 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 थी यूवी ईपीरोम और एक थी ईपीरोम। अब जो दोस्तों जो है ना, ये पहली इसकी टाइप यूवी ईपीरोम, ये एक ऐसी अरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है जिसके अंदर डाटा जो आप रीप्रोग्राम करते हो ना, वो करते हो आप अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। मतलब अपनी इस रोम को आप सर्किट में से बाहर निकालते हो, सर्किट में से बाहर निकालने के बाद इसके ऊपर एक विंडो लगी होती है, जिस विंडो के थ्रू आप उसके ऊपर ना एक अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंकते हो। उस अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू आपका जो डाटा है ना, कंप्लीटली आपकी अरेज़ेबल में इस ईपीरोम में से रिमूव हो जाता है, अरेज़ हो जाता है, और उसके बाद फिर आप उसमें नया जो डाटा है उसको स्टोर कर देते हो। जबकि जो इसकी दूसरी टाइप है ना, ईईपीरोम, वो बेसिकली कौन-सी रोम है, वो है इलेक्ट्रिकली अरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोस्तों एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है ना, वो इलेक्ट्रिकली जो है इसके ऊपर, मतलब अपने वोल्टेज फेंक के ना, मतलब पॉज़िटिव 5 वोल्टेज या जितने भी वोल्टेज आप इसके ऊपर डालकर, तो फिर उसके थ्रू जो है अपनी जो ईईपीरोम है इसको इसमें डाटा जो है वो अरेज़ करते हो। और दूसरी बात ये कि दोस्तों जो ईईपीरोम होती है ना, इसको इसको अरेज़ करने के लिए आपको इसको सर्किट से बाहर नहीं निकालना पड़ता, बल्कि इसको आप सर्किट के अंदर ही जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो अरेज़ कर सकते हो। जबकि ये जो ऊपर वाली टाइप थी यूवी ईपीरोम, इसके लिए आपको इसको सर्किट से बाहर निकाल कर फिर इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट जो है लाइट जो है फेंकनी पड़ती है। अच्छा जी, तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स थी। उन तमाम टाइप्स को मैंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन आपको कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि रोम की जो डिफरेंट टाइप्स थी उनके उनका क्या-क्या जो है वो मोटिव है। अब दोस्तों यहाँ पे रोम के एक सेल के बारे में बताया जा रहा है कि रोम का जो एक सिंगल सेल होता है उसमें डाटा हम किस तरह से जो है वो राइट करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये एक सिंगल सेल है रोम का, मतलब रीड ओनली मेमोरी का ये एक सिंगल सेल है। अब इसके अंदर डाटा हम किस तरह से राइट कर रहे हैं कि यहाँ पे ना ये एक रो है, ये एक रो की लाइन है और ये कॉलम की लाइन है, और ये दरमियान में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये दोस्तों ट्रांजिस्टर है ना, ये लिंक हुआ हुआ है इस रो के साथ भी और इस कॉलम के साथ भी। अगर दोस्तों आपका जो रोम है, मतलब जो रीड ओनली मेमोरी है, उसका जो सेल है एक सिंगल सेल है जिसके अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये ट्रांजिस्टर आपका इस रो के साथ भी कनेक्ट है और इस कॉलम के साथ भी कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो है ना रोम है, इसके सेल के अंदर क्या स्टोर है? 1 स्टोर है। क्या स्टोर है इसमें? 1 स्टोर है। तो अगर दोस्तों, लेकिन अगर दूसरी तरफ ये है कि अगर आपका ये जो ट्रांजिस्टर है, अगर ये आपकी जो रो है उसकी लाइन से कट ऑफ हो जाए या आप कॉलम की लाइन से कट ऑफ हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपके इस ट्रांजिस्टर में क्या स्टोर होता है? 0 स्टोर हो जाता है। समझ आ गई बात की? तो ये इन दोनों में दोस्तों आपने इस सेल के देख लिया किस तरह से हम रीड ओनली मेमोरी के अंदर किस तरह डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, 1 या 0। और आपको पता है डाटा जो है वो या तो 0 की फॉर्म में होता है या 1 की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में होता है। तो ये इसका कंसेप्ट है जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि अगर आपका ट्रांजिस्टर रो के साथ भी और कॉलम के साथ अटैच है, तो इसका मतलब आपके ट्रांजिस्टर यानी सेल के अंदर 1 स्टोर है। और अगर वो जो है आपका जो ट्रांजिस्टर है वो या तो रो से या कॉलम से किसी एक से भी अगर कट ऑफ हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 0 स्टोर हो जाएगा। आगे ये इसके एक सिंगल सेल की डायग्राम दिखाई गई है। आगे ये जो है ना, ये उसके मल्टीपल सेल जो है, आपको पता है रोम के अंदर कौन सा एक सिंगल सेल होता है।
तो ये उसके मल्टीपल सेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये सबसे पहले उसका एड्रेस इनपुट लाइन है जिसके ऊपर हम एड्रेस प्रोवाइड करके उसकी रो या कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आगे ये नीचे उसके साथ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अगर आपकी जो सिंगल आपका ये जो ट्रांजिस्टर है, अगर वो किसी एक रो या कॉलम के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर 0 स्टोर हो जाएगा, और अगर वो उसके साथ कनेक्ट होगा तो उसके ऊपर 1 जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये उसकी ही ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है एक फिर 32 x 32 मेमोरी अरे की, जिसका जिसका मतलब ये है कि इसमें 32 रोज़ होंगी और 32 इसमें क्या होंगे, ईच रो के अंदर 32 कॉलम्स होंगे। तो टोटल इसमें कितने हो गए, इसमें 264 जो है वो टोटल सेल्स हैं। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि इसमें सबसे पहले हमारे पास रो का एड्रेस होगा और फिर कॉलम का एड्रेस होगा। रो के एड्रेस के साथ हम अपनी यूनिक रो सेलेक्ट करेंगे और कॉलम के एड्रेस के साथ हम अपनी यूनिक जो है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों चूँकि टोटल कितने 32 कॉलम हैं, अब 32 कॉलम के लिए हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए हुए हैं। अब आप यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर है। मतलब 8 into 1 का मतलब क्या है कि जो एक मल्टीप्लेक्सर है ना उसको 8 इनपुट्स मिल रही हैं, आगे से वो एक सिंगल आउटपुट जो जनरेट कर रहा है। सिंगल आउटपुट आपको पता है मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल इनपुट लाइन्स को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मान लो ये एक सिंगल आपका मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, जिसके ऊपर 8 इनपुट लाइन्स जो हैं वो कनेक्ट हुई हुई हैं। तो अगर दोस्तों आपकी एक रो के अंदर 32 कॉलम है, तो उसमें से 8 कॉलम अगर एक मल्टीप्लेक्सर को मिल जाए तो टोटल टोटल यहाँ पे कितने मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, 4 मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं। तो मतलब 8 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो कितना जवाब आता है, 8 को एक मल्टीप्लेक्सर 8 कॉलम के साथ कनेक्ट है। तो अगर 4 का मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं तो 8 + 8 + 8 + 8 मतलब टोटल होगी 32। मतलब एक रो के अंदर जो 32 कॉलम हैं वो आपके इस 4 मल्टीप्लेक्सर के साथ जो है वो अटैच हुए हुए हैं। आगे ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली आउटपुट गेट्स हैं जो कि मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट हुए हुए हैं। मतलब आप 4 मल्टीप्लेक्सर थे ना, तो चारों की एक सिंगल आउटपुट है। तो ये देखो 1 2 3 4 आपको ये आउटपुट लाइन जो है वो दिखाई दे रही हैं। समझ आ गई बात की? तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो रो और कॉलम के एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद अपने इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू अपनी मल्टीपल कॉलम से डाटा फैच करके उनको एक सिंगल आउटपुट लाइन के ऊपर लेके आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रहता है हमारे पास रोम की एप्लीकेशन। अब रोम की एप्लीकेशन रीड ओनली मेमोरी, आपको पता है एक ऐसी मेमोरी जिसमें आप सिर्फ डाटा को रीड कर सकती हो, और इसमें एक ही दफ़ा सिर्फ आप जो है वो डाटा को राइट करते हो। अब यहाँ पे दोस्तों उसकी एप्लीकेशन ये बताई जा रही है कि हम जो है ग्रे कोड जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए, फर्स्ट टाइम उनको स्टोर करने के लिए और देन नेक्स्ट टाइम उसको बार बार रीड करने के लिए हम जो है वो रोम का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है ग्रे कोड का आपको ऑलरेडी पता है, और ग्रे रूल का भी आपको पता है कि के मैप के अंदर हम ग्रे कोड को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वगैरह हमारे पास मल्टीपल एक लोकेशंस हैं, और उन मल्टीपल लोकेशंस के डिफरेंट जो है वो यहाँ पे एड्रेसेस हैं, और उन डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर हमने जो है डिफरेंट डाटा स्टोर किया हुआ है। अब ये डाटा बेसिकली ग्रे कोड्स हैं। अब आप ग्रे कोड्स कैसे जनरेट करते हो वो आपको मैंने ऑलरेडी बड़े आसान वर्डिंग में समझाया हुआ था, जब मैंने आपको मिड से पहले मिड के पेपर से पहले मैंने आपको जब के मैप करवाया था, तब मैंने आपको सिखाया था कि जो आपको ग्रे कोड होता है वो कैसे जनरेट किया जाता है। अब दोस्तों इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे ये जो डिफरेंट एड्रेसेस थे ना, हर एड्रेस के ऊपर एक यूनिक ग्रे कोड जो है वो स्टोर कर दिया। अब जब भी हमें कोई भी ग्रे कोड की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे, उस ग्रे कोड जिस भी हमारे पास मेमोरी लोकेशन में स्टोर है ना, हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे और वहाँ पे जो भी ग्रे कोड पड़ा होगा उसको रीड कर लेंगे। अब ये इसने स्टोर कैसे किया? सबसे पहले उसका पहला एड्रेस है 000। अब आपको पता है 000, अब मैं आपको जनरेट करके दिखाऊँगा कि इसने ग्रे कोड कैसे जनरेट किए हैं। अब देखो आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था कि जब आप ग्रे कोड जनरेट करते हो ना, तो जो भी आपके पास इनपुट होती है ना, उस इनपुट का जो पहला बिट होती है ना, उसको आप सेम एज़ इट इज़ लिख लो। लिख लिया? उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड बिट है ना, उसको पीछे वाली बिट के साथ XOR ऑपरेशन, उसका XOR लेना है। उसका कौन-सा लेना है? XOR ऑपरेशन लेना है। मतलब जिस करंट बिट की आपने अब यहाँ पे बिट फाइंड करनी है ना ग्रे कोड की, उस बिट का XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है उससे पीछे वाली बिट के साथ। तो दोस्तों XOR ऑपरेशन क्या होता है? XOR ऑपरेशन ये होता है, अगर आप XOR गेट की बात करो, XOR गेट की बात करो, तो XOR ऑपरेशन ये होता है कि अगर आपकी दोनों बिट्स सेम है, मतलब 0 है या 1 है, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। और अगर दोस्तों आपकी दोनों इनपुट डिफरेंट है, मतलब मान लो 0 1 है या 1 0 है, तो मतलब दोनों इनपुट क्या है, दोनों बिट्स जो है डिफरेंट है। अगर दोनों बिट डिफरेंट है तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। तो यही चीज़ दोस्तों आपने यहाँ पे देखनी है कि जो करंट बिट है उससे पीछे वाली बिट के साथ आपने देखना है कि दोनों बिट सेम है या डिफरेंट है। तो देखो करंट बिट और उससे पीछे वाली बिट जो है दोनों क्या है, सेम है, 0 0। तो लिहाजा जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी भी पढ़ा है कि अगर दोनों बिट सेम होंगी तो आउटपुट 0 आएगी, अगर दोनों बिट डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस बिट की बारी, इस बिट को इससे पीछे वाली बिट के साथ कंपेयर करो XOR गेट के साथ।
तो एक्स आर गेट क्या करेगा, दोनों को चेक करेगा क्या दोनों सेम है, यस 0 0 दोनों सेम है, लिहाजा आउटपुट 0 आएगी। उसके बाद इसको आप चेक करोगे इससे पीछे वाली के साथ, तो 0 0 दोनों सेम है, लिहाजा आउटपुट आएगी 0। तो यही वजह देखो देखो जो पहला एड्रेस था 0 0 0, देखो उसके ऊपर जो ग्रे कोड जनरेट हो गया है वो 0 0 0 0 है। कैसा? तो इस तरह देखो कितना ईज़ी है अपना ग्रे कोड जनरेट करना। ऐसे ही मान लो, अगर मान लो मैं इस वाली लोकेशन का आपको ग्रे कोड जनरेट करके दूँ कि ये जो सर ने ये लोकेशन लिखी है 1001, ये एक एड्रेस है और इस एड्रेस के ऊपर जो ग्रे कोड जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है 1101। अब ये कैसे आया वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए जी, आपका एड्रेस क्या था? आपका एड्रेस था 1 0 0 और 1। अब इसका ग्रे कोड कैसे जनरेट होगा? सबसे पहले पहली जो बिट है वो सेम एज़ इट इज़ आ जाएगी। पहली बिट सेम एज़ आपको मैंने जैसे अभी बताया कि पहली जो बिट होगी वो सेम एज़ इट इज़ लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट बिट को क्या करोगे? नेक्स्ट बिट जो है उसको पीछे वाली बिट के साथ आप एक्सऑर गेट के थ्रू सॉल्व करोगे। देखो ये करंट बिट और उससे पीछे वाली बिट क्या दोनों सेम है? नहीं, ये 0 है, ये 1 है, दोनों डिफरेंट बिट हैं। तो उसने क्या क्या कहा था, अगर दोनों डिफरेंट बिट हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब ये वाली बिट को इससे पीछे वाली बिट के साथ कंपेयर करो, तो दोनों दोनों बिट्स चूँकि सेम है, लिहाज़ा यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद ये जो बिट है इसको इसके पीछे वाली बिट के साथ कंपेयर करो, तो दोनों बिट क्या है? डिफरेंट है। देखो ये 1 है, ये 0 है, दोनों बिट डिफरेंट है, लिहाज़ा यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यही वजह, देखो ये एड्रेस था 1001, उसका जो ग्रे कोड जनरेट हुआ है वो आया 1101। तो ये आप देख सकते हो एड्रेस था 1001 और उसका जो ग्रे कोड आया वो 1101। देखो सेम है, जो मैंने निकाल के दिखाया वही सेम ग्रे कोड आया। ठीक हो गया? तो इस तरह दोस्तों हमारे पास जो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन थी उनके अकॉर्डिंग हमने जो है डिफरेंट ग्रे कोड जो है जनरेट कर लिए और उनको स्टोर भी कर दिया अपने पास डाटा वाले कॉलम में। जब स्टोर कर लिया, अब मान जब हमें कभी भी किसी भी ग्रे कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसका एड्रेस जो भी एड्रेस होगा उसको हम एक्सेस करेंगे। तो मान लो मैंने ये वाला ग्रे कोड फॉलो करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस जनरेट कौन सा एड्रेस सेलेक्ट किया, 1010। जैसे मैंने 1010 एज ए एड्रेस भेजा, तो यहाँ पे जो मेरे पास ग्रे कोड जनरेट हो जाएगा वो होगा सॉरी जनरेट नहीं होगा, जो ग्रे कोड मुझे रीड होगा वो होगा 1111। इस तरह से ठीक हो गया। तो ये उसकी एप्लीकेशन के तौर पे बता रहा है कि लाइक एक ये भी एक सिंगल एप्लीकेशन उन्होंने बताई है आपको कि हम ग्रे कोड को एक्सेस करने के लिए हम इजीली अपनी रोम का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास रोम रीड साइकिल एंड एक्सेस टाइम। अब रोम के अंदर आपको पता है सिर्फ रीड होता है डाटा, राइट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे उसने बताया कि रोम का जो रीड साइकिल है वो कैसे होता है, उसमें एक्सेस टाइम किसको किसको कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये देखें, ये एक साइकिल है जिसमें सबसे पहले हमने एक वैलिड एड्रेस प्रोवाइड किया। ठीक है, जैसे दोस्तों वैलिड एड्रेस आएगा उसके बाद हम चिप सेलेक्ट करेंगे। चिप सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिग्नल देंगे जीरो का। जैसे जीरो का सिग्नल आएगा, दोस्तों आपको पता कि जब हम कोई भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद हमारी कुछ देर बाद आउटपुट जो है वो जनरेट होती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे चिप सेलेक्ट का सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, मतलब जिस भी सेल का, उस सेल के अंदर जो भी डाटा होगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रीड कर देंगे। ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आप बस ये जब आपने चिप सेलेक्ट की है तो होना ये चाहिए था कि जैसे ही चिप सेलेक्ट हुई साथ ही डाटा जो है वो रीड होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ देर का डिले आ गया। दोस्तों ये जो हमारे पास रोम के अंदर कुछ देर का डिले आता है ना, मतलब जैसे ही चिप सेलेक्ट हुई उसके बाद कुछ देर के बाद आउटपुट रीड होना स्टार्ट हुई, तो ये दरमियान में जो डिले आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम। ठीक हो गया? तो ये आपने इस तरह से जो है वो याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी अगला, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम। मतलब ये जो रोम की हमने डिफरेंट ऊपर टाइप्स पढ़ी हैं उसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी पी रोम, मतलब प्रोग्रामेबल रोम। मतलब एक ऐसी रोम जिसको हम सिर्फ एक दफ़ा जो है वो प्रोग्राम करते हैं, और इसको प्रोग्राम कौन करता है? यूज़र खुद प्रोग्राम करता है। तो यहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा था हमारे पास एक मास्क रोम होती है और एक पी रोम होती है। मास्क रोम एक ऐसी रोम होती है जिसको हम एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, और पी रोम को भी हम सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। मास्क रोम को हम प्रोग्राम कब करते हैं? जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चर कंपनी जब इसको मैन्युफैक्चर करती है तब ही इसको जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है। जबकि हमने पढ़ा कि जो पी रोम होती है इसको जो है यूज़र जो है वो प्रोग्राम करता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जब उसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया जाता है तो उसके बाद दोबारा आप उसको दोबारा रेज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पी रोम को कैसे प्रोग्राम किया जाता है उसके बारे में एक डायग्राम दिखाई जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये पी रोम अरे है विद फ्यूजेबल लिंक्स। अब यहाँ पे आप ये समझें कि इसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, ये हमारे पास एक ये रो लाइन है, ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स लाइन्स हैं। ठीक है, ये भी रो लाइन है, ये भी रो लाइन है, और ये हमारे पास ये कॉलम लाइन है, ये कॉलम लाइन है, और ये कॉलम लाइन है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर के साथ ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर दोस्तों ये जो फ्यूज़ है इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस कॉलम के साथ, तो क्या होगा, जैसे ये फ्यूज़ कनेक्ट होगा तो हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ये जो फ्यूज़ है इसको हम कट ऑफ कर देंगे, मतलब इसको इस कॉलम की लाइन के साथ कनेक्ट नहीं रहने देंगे, मतलब इसको कट ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। तो यही चीज़ ऊपर से डिटेल के अंदर बताई हुई थी, ये आप पढ़ सकते हैं कि ये देखें, द रो लाइन आर परमानेंटली कनेक्टेड टू द गेट्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, के जो हमारे पास ये जो रो लाइन होती है ना
ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर रो लाइन के साथ कनेक्ट है, ये कहता है रो लाइन के साथ हमारे पास परमानेंटली कनेक्ट रहेंगे। लेकिन ये जो कॉलम लाइन है ना, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमने ये फ्यूज़ यूज़ किया। अगर तो ये फ्यूज़ कनेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर वैल्यू जो है 1 स्टोर हो जाएगी, और अगर ये फ्यूज़ कट ऑफ कर देंगे हम इस कॉलम की लाइन से, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। ये देखें, ये यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखानी थी, ये देखें, व्हेन द फ्यूज़ इज़ इन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? तो कहता है अगर हमारा जो फ्यूज़ है वो इंटैक्ट रहेगा, तो वहाँ पे लॉजिक हाई जो है वो स्टोर हो जाएगा। लॉजिक हाई का मतलब है 1, मतलब वहाँ पे 1 1 जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर। और अगर ये देखें, फ्यूज़ इज़ ब्लोन, कि अगर फ्यूज़ को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा कॉलम की लाइन से, तो क्या होगा, ये देखें, द कॉलम लाइन आउटपुट इज़ लॉजिक हाई, लॉजिक लो। लॉजिक लो का मतलब होता है 0, कि मतलब वहाँ पे उस ट्रांजिस्टर के अंदर 0 वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी जाएगी। तो ये इस तरह दोस्तों हम पी रोम को जो है फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारे पास ई पी रोम। ई पी रोम मीन अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसको हम बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी ई पी रोम की आपने दो ऊपर टाइप्स पढ़ी थी, एक कौन सी थी, अल्ट्रा वायलेट ई पी रोम, और एक आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल ई पी रोम। अब अल्ट्रा वायलेट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें एक डिस्क होती है, जिस डिस्क के सॉरी एक विंडो होती है, और इस विंडो के ऊपर हम अल्ट्रा वायलेट जो है वो लाइट जो है वो फेंकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो यूवी ईपी रोम होती है वो ऑटोमेटिक होती है, अरेज हो जाती है। जबकि जो दूसरी आपने पढ़ी थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल ईपी रोम। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के थ्रू जो है अपनी इस ईपी रोम को जो है वो सर्किट के अंदर ही जो है वो अरेज कर देते हैं। उसके बाद ये इसकी छोटी सी सर्किट डायग्राम दिखाई जा रही है कि किस तरह से हम जो है वो अपनी ईपी रोम का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ईपी रोम के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2048 जो है वो रोज़ हैं, और ईच रो के अंदर जो यहाँ पे 8 बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे इन 2048 रोज़ के लिए हमने यहाँ पे कितने रोज़ को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कितनी पिन्स का इस्तेमाल किया हुआ है, 11 पिन्स का इस्तेमाल किया हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई भी रो सेलेक्ट करनी होगी ना, तो आप 11 बिट्स का जो एड्रेस है ना, रो एड्रेस वो प्रोवाइड करोगे, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी वो वाली स्पेसिफिक रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद चूँकि आपकी 8 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो उस 8 बिट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आपने यहाँ पे 8 जो है वो आउटपुट जो है वो पिन्स लगाई हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ईओ है, मतलब आउटपुट इनेबल सिग्नल है, यहाँ पे अगर आप 0 प्रोवाइड करोगे तो इसका मतलब आपने डाटा रीड करना है, और अगर आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड नहीं करोगे, 1 प्रोवाइड करोगे, तो इसका मतलब आपने डाटा रीड नहीं करना। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे वीपीपी है, मतलब वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज आप प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट से जो है कनेक्ट कर दोगे। और उसके बाद यहाँ पे ये एक पिन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सीई एंड प्रोग्राम। सीई का मतलब है चिप इनेबल, कि यहाँ पे आपने अगर इस यहाँ से डाटा रीड करना है, तो यहाँ पे आप चिप इनेबल कर दोगे, मतलब यहाँ पे आप 0 प्रोवाइड कर दोगे वैल्यू। जैसे ही 0 वैल्यू प्रोवाइड होगी, तो आपका यहाँ पे जो पी रोम है, ईपी रोम है, उसमें से डाटा जो भी है, जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया होगा, उसमें से डाटा रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपने इसको प्रोग्राम करना होगा दोबारा से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 1 प्रोवाइड कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे 1 प्रोवाइड करोगे, तो आपकी ये जो ईपी रोम है, इसमें डाटा जो है वो दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। जो भी आप डाटा यहाँ पे डाटा डाटा आउटपुट के ऊपर प्रोवाइड करोगे ना, तो वो उन सेल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास रहता है जी फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट अगला टॉपिक है फ्लैश मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्लैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आप डाटा राइट भी कर सकते हो, जिसमें आप डाटा रीड भी कर सकते हो। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। फ्लैश मेमोरी जो है बहुत ही फास्ट वर्क करती है। फ्लैश मेमोरी में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे, हमने पीछे जो मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे रैम पढ़ी है, रोम पढ़ी है, दोस्तों उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना डिसएडवांटेज थे। जैसे आपने देखा कि जो हमारे पास रैम है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें आपने पढ़ा स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो है वो फास्ट तो होती है, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज आपने ये पढ़ा कि उसमें जो डाटा है वो ज़्यादा देर के मतलब ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी उसकी मेमोरी डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। और दूसरा फिर आपने पढ़ा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में ये खामी थी कि डायनेमिक रैम के अंदर जो कि कैपेसिटी यूज़ होती हैं, और उसमें हर थोड़ी देर के बाद हमें अपनी पूरी मेमोरी की जो है वो रिफ्रेश का सिग्नल जो है प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे हमारी रैम की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। लेकिन उसमें डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या आपने पढ़ा कि उसमें जो है वो आपके पास जो स्पीड है वो बहुत ही उसकी स्लो होती है। फिर आपने रोम पढ़ा। रोम में आपने ड्रॉबैक ये पढ़ा कि रोम में हम सिर्फ डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा राइट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट तरह के डिसएडवांटेज के बाद हमने एक ऐसी रैम मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। अब ये फ्लैश मेमोरी जो है आपने पीछे जितनी भी मेमोरीज पढ़ी हैं, वो सारी की सारी मेमोरीज की बजाय हम जो है
फ्लैश मेमोरी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लैश मेमोरी के अंदर वो सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हमने पीछे एज ए डिसएडवांटेज के तौर पर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एन आइडियल मेमोरी शुड हैव हाई डेंसिटी। इसमें मतलब हाई डेंसिटी का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है या लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा सकती है। आगे हैव रीड राइट कैपेबिलिटी, इसके अंदर जो है कैपेबिलिटी होती है कि आप इसमें डाटा रीड भी कर सकते हो और आप इसमें डाटा राइट भी कर सकते हो। शुड बी नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर किया जा सकता है। इसमें अगर आप पावर सप्लाई कट ऑफ भी कर दो तो फिर भी आपका डाटा परमानेंट सेव रहता है। आगे हैव फास्ट एक्सेस टाइम, इसका जो टाइम मतलब डाटा को एक्सेस करने का टाइम है वो भी बहुत ही फास्ट होता है। एंड शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, और मतलब इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम कॉस्ट होती है जिसके साथ हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो और आगे सर बता रहे हैं कि हमने पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, रोम पढ़ी, पी रोम पढ़ी, ई पी रोम पढ़ी, एस रैम पढ़ी, डी रैम पढ़ी, उन सब से जो है बेस्ट जो है वो हमारे पास ये फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक हो गया, तो ये फ्लैश मेमोरी का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों फ्लैश मेमोरी के डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि फ्लैश मेमोरी के अंदर हम अपना जो वैल्यू है वो किस तरह से स्टोर करते हैं। अगर आपने लॉजिक 0 स्टोर करना है या लॉजिक 1 स्टोर करना है तो वो कैसे स्टोर करते हैं। अगर दोस्तों आपने सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये देखिए ये हमारे पास फ्लैश मेमोरी है, ये फ्लैश मेमोरी का एक सिंगल सेल दिखाया जा रहा है। अब इस सिंगल सेल के ऊपर एक तरफ हमारे पास कंट्रोल गेट है, ये ड्रेन है, और उसके बाद ये सोर्स है, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हो रहा है वो है मॉस ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब दोस्तों इस जो हमारे पास फ्लैश मेमोरी है इसके एक सिंगल सेल के अंदर अगर तो आपके पास चार्ज मौजूद है, ये जैसे ये चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर तो आपकी मेमोरी के इस फ्लैश मेमोरी के किसी भी सेल के अंदर चार्ज मौजूद है तो उसका मतलब वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू स्टोर है। और अगर दोस्तों आपके ये जो फ्लैश मेमोरी है इसके ये जो सेल है इसके अंदर अगर चार्ज स्टोर नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 स्टोर है। मतलब ये जो हमारे पास डायनामिक रैम है ना उसके उल्टे काम करती है। आपको पता है डायनामिक रैम में क्या था? डायनामिक रैम में आपने ये पढ़ा था कि अगर डायनामिक रैम के अंदर चार्ज स्टोर है तो उसका मतलब है वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 1 वैल्यू पड़ी हुई है। और अगर वहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे 0 स्टोर है। लेकिन दोस्तों ये जो फ्लैश मेमोरी है जो उसके उल्टे काम करती है। यहाँ पे अगर चार्ज अवेलेबल है तो वहाँ पे भी इसका मतलब 0 स्टोर है, और अगर चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 स्टोर है। ठीक हो गया, ये हमारे पास फ्लैश मेमोरी का कंसेप्ट है। आगे फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या था, डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जो इसमें 3 मेन ऑपरेशन होते हैं। पहला जो ऑपरेशन है उसका नाम है प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, कि मतलब हम अपनी जो फ्लैश मेमोरी है उसको किसी भी टाइम जो है प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब उसमें किसी भी टाइम डाटा जो है वो राइट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें मेन ऑपरेशन है वो है जो रीड ऑपरेशन, के मतलब जो हमारे पास फ्लैश मेमोरी में पहले से डाटा पड़ा हुआ है उसको हम जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें तीसरा जो ऑपरेशन है मेन वो है जी अरेज ऑपरेशन, मतलब हम जब जब चाहें अपनी फ्लैश मेमोरी में पड़े हुए डाटा को जो है वो अरेज भी कर सकते हैं। आगे इन्हीं तीनों ऑपरेशन की जो है यहाँ पे डिटेल बताई जा रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लिहाजा मैं इस डिटेल को जो है आगे जाके आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये जो तीन ऑपरेशन है ये कैसे परफॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फ्लैश मेमोरी का जो है पहला जो ऑपरेशन है प्रोग्राम ऑपरेशन, उसके बारे में बताया जा रहा है कि हम किस तरह से फ्लैश मेमोरी के सेल के अंदर जो है 0 या 1 वैल्यू को जो है प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों देखो, जब आपने अपनी फ्लैश मेमोरी के किसी भी सेल में 0 वैल्यू प्रोग्राम करनी हो ना, तो उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास ये फ्लैश मेमोरी का ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर हम जो कंट्रोल गेट है, उसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। कौन से वोल्ट? पॉजिटिव वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और जो हमारे पास सोर्स है ना, उसके ऊपर हम नेगेटिव वोल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और जो ड्रेन है उसके ऊपर भी पॉजिटिव वोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों आपको पता है, जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर या 11th-12th के अंदर किसी जगह पे आपने पढ़ा होगा, ये छोटा सा कंसेप्ट तो आपको मस्ट याद होगा कि आपको बताया गया था टीचर ने कि जो पॉजिटिव वोल्ट होते हैं और जो नेगेटिव वोल्ट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब डिफरेंट वोल्टेज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जो जबकि सेम वोल्टेज आपस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब हटाते हैं एक दूसरे को, एक दफ़ा करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव वोल्टेज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव वोल्टेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज रखोगे ना एक साथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखो, जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल गेट के ऊपर आपने पॉजिटिव वोल्ट दिए और सोर्स के ऊपर आपने नेगेटिव वोल्ट दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज होंगे ना, वो इन नेगेटिव वोल्टेज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वो अट्रैक्ट करेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज होंगे ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। जैसे ही वो स्टोर हो गई, ये पूरा एरिया फिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका क्या मतलब, मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया था कि अगर आपकी फ्लैश मेमोरी के सेल के अंदर अगर चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे 0 वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे दोस्तों ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे स्टोर होते यहाँ पे चार्ज आ जाएगा कंप्लीटली, ये फिल हो जाएंगे चार्ज के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू जो है वो प्रोग्राम कर दी जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगर आपने
अपने इसी फ्लैश मेमोरी के सेल के अंदर अगर मान लो 1 वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चार्ज खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंट्रोल गेट के ऊपर भी कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करते और सोर्स के ऊपर भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। दोस्तों जब आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो वहाँ पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा। जब चार्ज जनरेट नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पे 1 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी, तो मतलब प्रोग्राम हो जाएगी। तो ये इसका प्रोग्राम करने का तरीका है कि अगर आपने 0 वैल्यू प्रोवाइड मतलब स्टोर करनी है, प्रोग्राम करनी है अपने इस सेल के अंदर, तो आप जो है कंट्रोल गेट के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट और सोर्स के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज दे दो, तो यहाँ पे 0 वैल्यू प्रोग्राम हो जाएगी। और अगर आपने 1 वैल्यू प्रोग्राम करनी है तो आप किसी भी जो पिन है इसके ऊपर या गेट है इसके ऊपर कभी भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करोगे। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो दूसरा ऑपरेशन है वो है जी रीड ऑपरेशन। अब ये रीड ऑपरेशन कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, जब आपने यहाँ पे 0 वैल्यू रीड करनी हो और 1 वैल्यू रीड करनी हो तो वो बड़ा आसान तरीका है। ये देखो, जब दोस्तों आपका ये जो ट्रांजिस्टर है इसके ऊपर जब आप पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई करोगे और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो चार्ज पड़ा हुआ है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, इस पॉजिटिव वोल्टेज के साथ। जब ये नेगेटिव वोल्ट इस पॉजिटिव वोल्ट के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो इनमें से कोई भी वोल्टेज जो है डिस्चार्ज भी नहीं होगा और ना ही ये सोर्स की तरफ वापस जाएगा। तो उससे फिर क्या होगा, उससे जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो ये एक दूसरे के साथ जब ये लिंक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जब चार्ज जनरेट होगा तो उस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो 0 है, तो वो 0 हम वैल्यू यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने 1 वैल्यू रीड करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आप अगर गौर करो तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। जब ये एम्प्टी है तो आपको पता है जब जहाँ से चीज़ एम्प्टी होती है ना, वहाँ से आपकी जो करंट होती है ना वो ईज़िली फ्लो करने लग जाती है। मतलब जहाँ पे आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपकी करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे चार्ज के ना होने की वजह से यहाँ पे इसका मतलब कौन सी वैल्यू है, 1 वैल्यू है। तो उस 1 वैल्यू को हम यहाँ से जो है वो क्या करना शुरू कर देंगे, रीड करना स्टार्ट कर देंगे। या इसको आप आसान वर्डिंग में ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब हम डेटा रीड करें तो यहाँ पे देखो अगर चार्ज मौजूद है तो इसका मतलब हम 0 रीड कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे चार्ज मौजूद नहीं है तो हम जो है वो सेल से 1 वैल्यू जो है वो रीड कर रहे हैं। तो ये 2 ऑपरेशन हो गए, आपने प्रोग्राम का ऑपरेशन भी देख लिया और रीड का भी। अब लास्ट पे ऑपरेशन है जी अरेज ऑपरेशन, कि हम डाटा जो है वो अरेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उस ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि मान लो अगर आपके पास एक सेल है फ्लैश मेमोरी का, उसमें डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा को आपने अरेज करना है, चाहे वो 1 पड़ा हुआ है या 0 वैल्यू पड़ी हुई है। अगर आपने उसको अरेज करना है तो बड़ा आसान तरीका है, सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो चार्ज है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज पड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन नेगेटिव वोल्टेज को हमने डिस्चार्ज करना है। तो कैसे डिस्चार्ज करेंगे, उसके लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि हम जो ये सोर्स है ना, इस सोर्स के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम पॉजिटिव वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वोल्टेज होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव वोल्टेज जो है वो अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ। जैसे ही वो दोस्तों अट्रैक्ट होने के लिए इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो एरिया है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही वो एम्प्टी हो जाएगा तो इसका मतलब हमने अपनी जो फ्लैश मेमोरी का सेल था उसको क्या कर दिया, उसमें डाटा को अरेज कर दिया। क्योंकि डाटा जो जो यहाँ पे स्टोर था उस डाटा को हमने बाहर निकाल दिया। कैसे कि हमने सोर्स के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दी है, तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव वोल्ट के साथ, तो वो यहाँ से इस जगह से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल जो है वो एम्प्टी हो जाएगा ये सेल। तो वहाँ पे जो भी वैल्यू थी 0 या 1 वो क्या हो गई है, अरेज हो गई है। तो इस तरह दोस्तों हम डाटा को जो है वो फ्लैश मेमोरी से अरेज करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर है आज का ये यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से तमाम के तमाम कंसेप्ट की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।